नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आरएस 2023 का पेपर देख रहे थे। इकोनॉमी के क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड्स नहीं है? सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कारें, या सड़कें, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या पता नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो सरकारी प्रशासन ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जवाबदेहिता के तहत जो लोकल बॉडीज है उन्हीं के द्वारा सरकारें चुनी जाती है। सरकार तो सरकारी प्रशासन तो हो ही नहीं सकता। ये पब्लिक गुड्स है, ये किसी एक मानवाधिकार का किसी मानव अधिकार या फिर मौलिक अधिकार का विषय नहीं है। ये सभी के विषय का बात है। ये न्याय प्रणाली में इसका सुझाव, इसका न्याय प्रणाली में और नीतिगत प्रणालियों में इसे देख सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा ये तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक किसी पर्सनल का विषय नहीं है, ये सभी का विषय है। सड़कें जो कि सबके लिए बनी होती है और सभी यूज करते हैं, ये कारें इसमें नहीं है, पब्लिक गुड्स में नहीं आते। कारें किसी कोई निजी व्यक्ति ही खरीदता है और वो निजी संपत्ति मानी जाती है कारें। चलिए इसकी व्याख्या। सार्वजनिक वस्तुएं वे होती है जो व्यक्तियों के लिए बिना किसी प्रतिस्पर्धा या बाधा के उपलब्ध होती है। इनकी दो मुख्य विशेषता होती है, अविभाज्यता, अप्रतिस्पर्धा, जो कि नॉन रिवेलियस के नाम से जाने जाते हैं। और सूची के अनुसार विश्लेषण, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और केयर और सड़कें। ये व्याख्या आप मेंस के अनुसार पढ़ लीजिएगा, ये आपको काफी पॉइंट देंगे और मददगार साबित होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का ध्यान दीजिए। हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन भी है कोर मुद्रास्फीति के बारे में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। कौन मापती है? कोर मुद्रास्फीति। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए देखें, आंसर देखते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। ये सही आंसर है। हेडलाइन मुद्रास्फीति इसे कहते हैं। और कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा मुद्रास्फीति क्या होती है और कोर क्या होती है। मुद्रास्फीति के कारण हो सकते हैं कि जिनमें शामिल है मांग की वृद्धि होना, लागत की वृद्धि होना, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होना, सरकारी नीतियां इसमें शामिल है। और इसके प्रभाव क्रय शक्ति में कमी आना, बचत मूल्य में को कम होना और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव देना, आर्थिक स्थिरता, अस्थिरता, सामाजिक असंतोष। और मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है? मुद्रास्फीति नियंत्रित करने ब्याज दरों में वृद्धि करना और सरकारी खर्च में कमी, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, सब्सिडी कम करना। और मुद्रास्फीति एक जटिल आर्थिक समस्या है, इसे नियंत्रित करने के कारकों पर ध्यान रखना होता है। और कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? यह एक ऐसा आर्थिक शब्द है जो मुद्रास्फीति की एक विशेष प्रकार को दर्शाता है। जो सामान्यतः मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन कोर मुद्रास्फीति में कुछ खास चीजों का शामिल नहीं किया जाता। कोर मुद्रास्फीति में किनको शामिल नहीं किया जाता है? खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, और ईंधन में जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि। ये दो प्रकार की होती है, अंतर्निहित मुद्रास्फीति और मुद्रित नीति। और उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें अचानक बढ़ गई क्योंकि उस देश में सूखा पड़ गया। इससे देश की कल मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम कोर मुद्रास्फीति देखें तो हमें पता चलेगा कि अन्य वस्तुओं की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवस के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है।
दूसरा कथन है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या नहीं मालूम? देखिए, ये इसका पहला कथन तो सही है, परंतु दूसरा कथन में ये 30 दिन नहीं, ये 15 दिन है। तो दूसरा कथन गलत है, तो पहला सही है। चौथा इसका आंसर है। इसके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के किस प्रकार के कार्यक्रम की इसकी घोषणा कब की गई थी, शुरुआत की कब की गई थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मनरेगा के तहत ये काम करती है और रोजगार के दिन 100 दिन प्रतिवर्ष दिया जाएगा। लक्ष्य समूह, कार्य क्षेत्र, पंजीकरण प्रक्रिया और श्रमिकों का भुगतान, योजना का प्रबंधन। ये आपको मेंस में काफी कारगर साबित होगी, काफी अच्छे तरीके से डाला गया है। और इसके प्रमुख लाभ, शहरी गरीबी की कमी और आजीविका के स्रोत, स्थानीय विकास और महिला सशक्तिकरण, कार्यान्वयन के लिए बजट और योजना के तहत कार्य, सफाई और स्वच्छता कार्य, जल संरक्षण और प्रबंधन कार्य, शहरी हरित क्षेत्र का विकास, कचरा प्रबंधन, सामुदायिक संरचना की मरम्मत और चुनौतियां और समाधान। इसकी चुनौतियां क्या क्या है? बड़े पैमाने पर जागरूकता की कमी और शहरी क्षेत्रों में कार्यों और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाना। समाधान, इसके समाधान, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना इसका समाधान हो सकता है। नगर निकायों को प्रशिक्षण और वित्तीय समर्थन प्रदान करना। और निष्कर्ष, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? उधार सीमा, जिसे मार्जिन में परिवर्तन करना भी कहते हैं, और सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, शाख राशनिंग, नैतिक दबाव या नहीं मालूम? 1, 2, 3, 4 में कौन सा सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये इसका सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, जिसमें चयनात्मक शाख नियंत्रण की विशेषता क्या है? विशेषता, लक्ष्य निर्धारित, प्रतिबंधात्मक उपाय, मूल्य स्थिरता, और इसके उद्देश्य क्या है? कीमत नियंत्रण करना, सट्टेबाजी को रोकना, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य है। और नियंत्रण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ाना, उच्च ब्याज दरें, उधार सीमा निर्धारित करना, विशेष निर्देश देना। और उदाहरण के लिए, यदि चावल, गेहूं और दाल की कीमतों में अचानक वृद्धि हो जाए तो आरबीआई इन वस्तुओं पर शाख के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए चयनात्मक शाख नियंत्रण लागू कर सकता है। और सोने और चांदी की जैसे मूल्यवान वस्तुओं पर नियंत्रण, ताकि सट्टेबाजी और अनावश्यक आयात को रोका जा सके। इसके फायदे क्या क्या है? कीमतों की स्थिरता, सट्टेबाजी पर नियंत्रण, लक्ष्य निर्धारित नियंत्रण, आम की सुरक्षा। और इसकी सीमाएं, प्रभावशीलता की कमी, अत्यधिक जटिलता, मांग पर सीधा प्रभाव और लंबी अवधि में अस्थिरता। और निष्कर्ष, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सा रखता है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधि उत्पादों के उत्पाद में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में लगभग 14वें स्थान पर है। लगभग नहीं, स्थान तो 14वां होता है। और भारतीय औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया के 30 स्थान पर है। तो सही नहीं है, गलत कदम छाटना है इसमें से। तो भारत का इसमें 30 स्थान है, ये तो सही है। और भारत दुनिया में 14 स्थान पर है, ये भी सही है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, ये भी सही है। और ये 80% हिस्सेदारी रखता है, ये गलत है। वैश्विक उत्पादन का 80% बहुत ज्यादा होता है, ये करीब 60 से 70 के मध्य में है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत वैक्सीन के निर्माण में प्रमुख भूमिका के कारण क्या क्या है? विशाल उत्पादन क्षमता, कम लागत, कौशल और अनुभव, और सरकारी समर्थन। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की भूमिका क्या क्या रही थी? उन आधारों पर देखते हैं कि भारत की जेनेरिक सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है। भारत की सामने चुनौतियां क्या क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता, और जो कि एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो चाइना से मंगाया जाता है। ये इसकी काफी चुनौती देखी गई थी उस समय चाइना से मंगवाने के समय। और नियामक चुनौतियां, बौद्धिक संपदा का अधिकार। निष्कर्ष, वैक्सीन निर्माण में भारत की हिस्सेदारी
जबकि वैश्विक आपूर्ति के योगदान 70 से अधिक टीके भारत में ही निर्मित किए गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और 3 में से 2 बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, वे भारत में बनी होती है। महत्वपूर्ण आंकड़े, कोविड-19 के दौरान योगदान, प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियां जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, पैरासिया बायोटेक जो कि डिप्थीरिया, टिटनस, पोलियो और बीसीजी के टीके का निर्माण करती है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और जायडस कैडिला और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो रेबीज और पशु टीकों का निर्माण में अग्रणी है। देखिए, भारत के टीकों की विशेषताओं जिनमें कम लागत होती है, गुणवत्ता मानक होती है, जो कि आप यूं मानिए कि सरकार इस टीकों को जो सरकारी सब्सिडी भी मिलती है, जो सरकारी केंद्रों पर टीके लगाए जाते हैं, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो संसद की समितियां हैं और कार्यपालिका है उन्हीं के द्वारा डिवाइड किया जाता है। भारत के प्रमुख उत्पादित वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और जैकोव डी और बाल रोग वैक्सीन जिसमें बीसीजी, डीपीटी, डिप्थीरिया के लिए रोटावायरस वैक्सीन, अन्य वैक्सीन हेपेटाइटिस बी और ए में वैक्सीन जिसे हेपेटाइटिस बी या पीलिया भी होता है, पीलिया कहते हैं इसे, टिटेनस थायराइड के लिए और एंसेफेलाइटिस के लिए भारत की भूमिका, भविष्य की दिशा। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर था? 2023 में पूछ रहे हैं, तो ये 2023 में आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले 2022 में ये 136वें स्थान पर था, जो कि 2023 में 126 हो गया था। एक इसकी व्याख्या, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से सही नहीं है। वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया था। यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है। वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा निर्माता था और वर्ष 2021 में भारत का दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता था, या नहीं मालूम कि कौन सा है। चलिए, इसका गलत जो आंसर है, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया था, ये गलत है। यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% योगदान देता है, ये सही है। 2021 में भारतीय यात्री कारों का दुनिया का चौथा निर्माता बन के उभरा था, ये भी सही है। 2021 में भारत दोपहिया तिपहिया वाहनों के सबसे बड़ा निर्माता था, ये भी सही है। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पंजाब केसरी और बिजनेस स्टैंडर्ड जो हिंदी अखबार है उन सब से उठाया गया है, जो आर्टिकल्स है उनमें से शामिल है। इनको पढ़ेगा पॉज करके। (47) निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, हिनार प्रबंधन या करारोपण, या नहीं मालूम। देखिए, इसका सही आंसर निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ये सार्वजनिक व्यय यह राजकोषीय नीति का उपकरण है। ब्याज दर ये नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात आरबीआई ये आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हिनार प्रबंधन ये भी है। करारोपण ये भी है। कर का राजकोषीय नीति का उपकरण है करारोपण। चलिए व्याख्या देखते हैं। कर नीति, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर दरों में बदलाव, राजकोषीय नीति उपकरण। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसे। सब्सिडी, राजकोषीय घाटे, सार्वजनिक ऋण, सरकारी खर्च, नियंत्रणात्मक उपाय क्या क्या है और निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में होने का अनुमान है? 6.54%, 5.18%, 4.86% या 3.78%। देखिए, आर्थिक रिपोर्ट में यह 5.18% दिया हुआ है और इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, 5.18% का योगदान का अनुमान था
2022-23, और इसमें 60, 15 और 24, जो कि क्रमशः कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान था। भारत की जीडीपी से जुड़ी कुछ जानकारियां जो 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। देखिए, ये मैप में है, जो कि एनुअल जीडीपी एस्टिमेट जो रेट लाख करोड़ में दी गई है। तो कोविड के समय काफी गिर गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अटल भूजल योजना भारत सरकार की एक वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, अटल भूजल योजना के बारे में पहला कथन, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये गलत है। ये राजस्थान सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही, और ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार ही चला रही है, ताकि नाम परिवर्तन ना किया जा सके। राज्य सरकारों को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। इसी वजह से ये राजस्थान सरकार को नहीं सौंपी गई, अर्थात राज्यों की सरकारों को नहीं सौंपी गई है। एक केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात बी वाला सही है। इसका बी आंसर इसका सही है। चलिए इसकी व्याख्या। अटल भूजल योजना आखिर है क्या? इसके उद्देश्य क्या है? भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, जल में उपयोग में सुधार, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, जल की पुनर्चार्जिंग करना, अर्थात बोरवेल वगैरह को वापिस से दोबारा रिचार्ज करना, भूमिगत जल को बढ़ावा देना ताकि पीने योग्य जल सभी चार्जिंग हो सके। भूजल योजना का कार्यान्वयन, गहरी जल तालाब का निर्माण करना ताकि स्टोर हो सके जल, भूमिगत जल को बढ़ावा मिल सके। जल संरक्षण प्रणाली का सुधार करना, स्मार्ट जल निगरानी की प्रणाली और स्थानीय समुदायों का जुड़ाव। उनके बिना तो हो ही नहीं सकता, स्थानीय लोगों के बिना ये कार्य नहीं हो सकते। फसल चक्र और जल संरक्षण। देखिए, जो फसलों को पानी ज्यादातर बोरवेल्स द्वारा दिया जाता है, जो कि जल डिस्चार्जिंग के लिए सबसे ज्यादा भागीदारी देती है। तो इसको कम करना और किसानों को और लोगों को जागरूक बनाना। योजना के लाभ क्या क्या है? जल संकट की कमी, कृषि में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता, जल संकट का समाधान और निष्कर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। कितने सही है और कौन सा गलत है? अर्थात ये गलत क्वेश्चन, गलत इसका व्याख्या छाटनी है। इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये पहला ही गलत है इसमें। इस योजना के अंतर्गत लघु क्षेत्र उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का योगदान दिया जा रहा है, ये सही है। और 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। 5 करोड़ तक 6%, 25 करोड़ तक 8%। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला इसका आंसर नहीं है। राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, उद्योगों के प्रतिस्पर्धा लाभ को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना, निवेश आकर्षित करना। कुछ मुख्य विशेषताएं और लाभ कुछ इस प्रकार है और निष्कर्ष। प्रौद्योगिकी का उन्नयन, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना, नौकरी का सृजन करना, नौकरियों का सृजन करना, सृजनात्मक सहायता देना और उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण अर्थात स्किल्स का डेवलपमेंट करना। योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं, उधारी पर अनुकूल शर्तें, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, उद्योगों के लिए सहायता केंद्र, नौकरियों के लिए प्रोत्साहन इसमें शामिल है। और इसके लाभार्थी कौन है? राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ लघु उद्योगों और स्वयं रोजगार
करने वाले व्यक्तियों और नए उद्योगों को मिलता है, जो 10 से 100 कर्मचारियों तक के होते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें निवेश 25 लाख रुपए तक का होता है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।